आज चंपावत उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। जी हां, शाम को 5 बजे का वक्त है जब सभी पार्टियां आखिरी बार चुनाव प्रचार 5 बजे तक ही कर पाएंगी। लिहाजा पार्टियों ने इसके लिए पूरा दमखम लगा दिया है। वो बात आप भाजपा की कर लीजिए या फिर बात कर लीजिए कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सीधे आपको लिए चलते चंपावत। पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री और उम्मीदवार। पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, लगातार वो प्रचार कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। शाम के 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा और उससे पहले कोई भी कमी ना रहे, ये कोशिश है। खुद उम्मीदवार भी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मुख्यमंत्री रहना है तो ये चुनाव जीतना उनको बहुत जरूरी होगा। विधानसभा पहुंचना है और इसीलिए भी ये पूरी ताकत आप देख रहे हैं किस तरीके से वो अलग अलग हिस्सों में जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ बात आप कांग्रेस की कर लीजिए। लगातार कांग्रेस भी पीछे दिखाई नहीं दे रही है, पूरा दम लगा रही है कांग्रेस पार्टी। तमाम बड़े दिग्गज है कांग्रेस के जो मैदान में लगातार डटे हैं और आज के दिन पूरी ताकत वो भी लगाएंगे क्योंकि शाम को सिर्फ 5 बजे तक का ही वक्त है। 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। और हमारे साथी पंकज राणा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की है चुनाव को लेकर। ओवरऑल क्या कुछ कहा है, सुन बातें हैं आप। विधानसभा सीट के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह से ही लगातार क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। किस तरह का माहौल है? देखिए, चंपावत का जो चुनाव है, ये चुनाव किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं हो रहा है, किसी पार्टी का भी नहीं हो रहा है। यहाँ सभी लोग चंपावत के लोग ही आगे आ रहे हैं और सब चंपावत को आगे बढ़ाने के लिए, चंपावत के विकास के लिए और पूरा चंपावत एक होकर एक तरफ चल रहा है। यहाँ पर कोई अलग अलग डिवीज़न नहीं है। लोगों से बात हुई है, वो सिडकुल के लिए कह रहे हैं कि सिडकुल की घोषणा हुई थी, उसकी स्थापना को लेकर क्या सब रहेगा? नहीं, सिडकुल यहाँ पर बनना चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और पहले से ही मैंने कहा है क्योंकि हमारे नौजवानों को, युवाओं को, सबको रोजगार से जोड़ना है और इस क्षेत्र में चूँकि बहुत लंबा एक गैप है, इस गैप में कहीं पर उद्योग नहीं है तो उस दिशा में काम करेंगे। धन्यवाद एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि मां पूर्णागिरी का आशीर्वाद उन्हें मिल गया है, इसीलिए उन्हें यहाँ चंपावत बुलाया गया है। अब देखना होगा कि जनता किस तरह से मतदान करती है और 3 जून को क्या नतीजे आते हैं। चंपावत विधानसभा सीट से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो चलिए आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं। शाम को 5 बजे चुनाव का जो प्रचार है उसका शोर थम जाएगा। अभी इस वक्त क्या स्थिति है, कौन कौन मैदान में उतरा हुआ है, किस तरीके से प्रचार अभियान आगे बढ़ रहा है, ये जान लेते हैं। हमारे साथी पंकज खुद जुड़ चुके हैं लाइव, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। पंकज, कहां पर आपकी मौजूदगी है और किस तरीके से प्रचार वहां पर किया जा रहा है दोनों ही दलों की तरफ से, बताएं जरा पंकज। दीपा, देखिए ये चंपावत विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है और इस गांव में अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार करके गए हैं। सुबह से ही लगातार उनके दौरे लगे हुए थे, अलग अलग जगह उन्होंने प्रचार किए हैं और अभी इसके बाद वो यहीं इसी क्षेत्र में दूसरे गांव में एक प्रचार के लिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें हैं कि जो नदियाँ हैं यहाँ पर, वहाँ पुल नहीं बने हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी को भी कुछ दिक्कतें हैं। देखिए ग्रामीण के गाँव के तो तमाम लोग हैं, महिलाएँ हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले मैं एक थोड़ी सी आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो उनका क्या कहना है, किस तरह से वो चाह रहे हैं कि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो दूर हो, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चुनाव लड़ने से यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं या वो जीत कर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके कंधों पर कई तरह की जिम्मेदारियाँ होती हैं। जो ये सामने की तस्वीरें हैं, ये एक नदी का क्षेत्र है और यहाँ पर इसके बगल में ही एक छोटा गाँव है। लगभग 500 गाँव यहाँ पर अपने गाँव 500 परिवार इस गाँव में रहते हैं। 2000 के करीब आबादी होगी और इसके आगे का सीधा एरिया ये पूर्णागिरी मंदिर को जाता है और कई सौ गांव यहाँ पर बसे हुए हैं। इस नदी में बरसात के दौरान बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के जीत जाने के बाद ये पुल का निर्माण होना चाहिए। ऐसी मांग इन्होंने मुख्यमंत्री से भी रखी है। यही इसी गाँव के पास में ही एक अभी कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर ये लोग सब गए थे, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? केसरी देवी।
अच्छा, क्या है गांव आपका अच्छा है, सुंदर है, दिक्कतें क्या हैं? दिक्कतें क्या होती है, बरसात में इधर उधर चल नहीं पाते हैं, पानी की वजह और हर चीज़ की वजह, गाड़ी नहीं मिलती है। आजकल देखो मेला कितना चल रहा है, एक गाड़ी सुविधा ये नहीं है कि कोई बचे कोई मरे, किसी को खबर नहीं है। और मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ कार्यक्रम हुआ था, एक आप गए थे वहाँ? हाँ जी गए थे। क्या बोला है सीएम साहब ने, आश्वासन? साहब ने अभी उम्मीद है हमें कि हमने उनसे बहुत उम्मीद जोड़ रखी है, क्योंकि वो जो कह के गए हैं अभी तक करा भी है उन्होंने और आगे को करेंगे भी वो, हमें बहुत सी उम्मीदें हैं उनसे। आंटी आप आइए, थोड़ा आगे आइए, आप बताइए कैसा गांव है, आपकी क्या समस्या है यहाँ? हमारा गांव रद्दी से रद्दी है, गरीब से गरीब है। हाँ। दिक्कतें क्या है सीएम साहब के कार्यक्रम में? आप तो अभी कार्यक्रम में है तो आप एकांत में कहेंगे ना उनसे, अभी क्या बोले? आपकी समस्या बता दी है? करोड़ी आदमी है वहाँ तो कभी। हाँ तो अभी बताएंगे उन्हें। हाँ वो बताएंगे। अच्छा, आप युवा हैं तमाम लोग यहाँ, आप लोग स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, तो क्या आपको दिक्कतें होती हैं? अभी मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, यहाँ तो चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी उम्मीदें आपकी उनसे? सर से तो हमें उम्मीदें हैं धामी जी से कि रोज़गार के तौर पर वो ज़रा देखें कि कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, और स्वास्थ्य के यहाँ पर जो सुविधाएं नहीं हैं वो सुविधाएं लाएं, क्योंकि यहाँ पर दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं, पहाड़ों से लोगों का गिरना जो है गाड़ियों से वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है। और जो नाले की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर वो होनी चाहिए, क्योंकि बरसात के टाइम में लोगों को आवाजाही जो है बंद हो जाती है। पुल का निर्माण काफ़ी टाइम से इसके बारे में चर्चा हो रही थी और ये फैसला भी हुआ कि पुल बनेगा, बट अभी तक इसके लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो हम कॉलेज वगैरह कितनी दूर है आपके गांव से, आप जाते हैं? सर मैं यहाँ पे नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पढ़ के उसके बाद उनको कोई जॉब नहीं मिलती है। मेनली यहाँ पे यही एक दो प्रॉब्लम्स है। पहली तो मैंने आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। तो बच्चे पढ़ के दिल्ली जाते हैं, वहाँ पे उनका रहना पहना नहीं हो पाता, उसके बाद फिर वो वापस आके यहीं पे आ जाते हैं और फिर खेती करते हैं, जबकि उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, वो और कुछ कर सकते थे। पानी, बिजली, सड़क, यही सब मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग चाहते हैं कि धामी अगर यहाँ से चुन के आते हैं पुष्कर सिंह धामी, तो इन मुद्दों को लेकर वो काम करें और पूरे गांव का विकास हो, ऐसी लोगों की मांग है। शुक्रिया आपका पंकज, क्योंकि आज आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में जाहिर सी बातें जा रहे होंगे, जनसभाएं कर रहे हैं, तो बड़े बड़े वादे भी कर रहे होंगे और उन वादों पर कितना खरा उतरते हैं उसका इंतजार चंपावत के लोगों को है। देहरादून से बड़ी खबर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी खबर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सभी पक्षों की राय लेगी कमेटी। कमेटी की रिपोर्ट के लिए सरकार ने अभी समय सीमा तय नहीं की है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सभी पक्षों से राय शुमारी की जाएगी कमेटी की तरफ से, और कमेटी की रिपोर्ट के लिए सरकार ने अभी समय सीमा तय नहीं की है। पुराने सिविल कानूनों का अध्ययन करने के साथ ही सभी पक्षों से राय भी लेगी कमेटी, ऐसी जानकारी है। प्रदेश सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तय करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी आगे बढ़ रही है और कमेटी में कौन कौन है ये भी आपको बता दें। देखिए, तस्वीर पे दिखा रहे हैं। चेयरमैन रंजना देसाई को बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट सेवानिवृत्त जज ये रह चुकी हैं, और सदस्य प्रमोद कोहली दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज हैं, इनको भी मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा शत्रुघ्न सिंह जिनको मेंबर बनाया गया, पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड के, और मनु गौड़ को भी मेंबर इस कमेटी का बनाया गया है। अध्यक्ष टैक्स पेयर एसोसिएशन भारत के वो रह चुके हैं, और सुरेख डंगवाल कुलपति दून विश्वविद्यालय देहरादून, इनको भी मेंबर बनाया गया है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के पूरे मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, आज सुनवाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी का गठन हो गया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आपका रहा था और देश भर में इसको लेकर खुद आपकी सरकार, केंद्र सरकार भी वो कर रही है और तारीफ भी हो रही है। तो सर, किस तरह से कमेटी आगे बढ़ती है? देखिए, ये तो हमने पहले से ही, चूँकि हमारा ये चुनाव से पूर्व का संकल्प था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए कमेटी का गठन करेंगे, और वो कमेटी हमारी एक ड्राफ्ट बनाएगी। सभी हितधारकों से बात करने के बाद जो हमारी विशेषज्ञ समिति होगी, वो समिति एक ड्राफ्ट बनाएगी, उस ड्राफ्ट को हम लागू करेंगे। और हम लागू कर रहे हैं, हम तो पूरे देश के अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे कि सभी इसको लागू करें। उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड में प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, ये हमारे यहाँ पर देवों का प्रदेश है, देवभूमि है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर कोई भी धर्म का हो, कोई पंथ का हो, समुदाय का हो, किसी अन्य विशेष वर्ग का हो, सबके लिए हम एक समान कानून, देश के अंदर लंबे समय से इसकी मांग उठती आई है, इसको हम उत्तराखंड से शुरू कर रहे हैं और जल्दी हमारी कमेटी ड्राफ्ट बनाएगी और हम उसको लागू करेंगे।
और इसी बीच देहरादून से बड़ी जानकारी है, फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने पर होगी सख्त कार्रवाई। जी हाँ, ये देखिए बड़ी जानकारी, फर्जी पंजीकरण से यात्रा करने और कराने वालों पर सख्ती की जाएगी। पुलिस को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यात्रियों से केवल पर्यटन विभाग के पोर्टल और ऐप के जरिए ही पंजीकरण कराने की अपील भी की गई है। बड़ी खबर देखिए, किसी भी दूसरी वेबसाइट से पंजीकरण नहीं होगा मान्य, और अगर कोई फर्जीवाड़ा इसमें करता है तो उस पर सख्ती बरती जाएगी, अब ये कहा जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त है। तमाम मामले सामने आए, शिकायतें भी सामने आई हैं पिछले दिनों, और उसके बाद अभी एक्शन शुरू हो गया है। फर्जी पंजीकरण अगर पकड़ा जाता है तो सख्त कार्रवाई होगी। फर्जी पंजीकरण से यात्रा करने वाले पर तो कार्रवाई होगी ही, और जो कराएगा उस पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस को इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है, निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और यात्रियों से भी अपील की गई है कि पर्यटन विभाग के पोर्टल और ऐप के जरिए ही आप अपना पंजीकरण करवाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया, और इस दौरान चारधाम समेत अन्य तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने की अपील लोगों से की। पीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान कुछ लोग गंदगी फैला रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पीएम मोदी ने मन की बात की, और मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने, जो उनका मासिक रेडियो कार्यक्रम है, उसमें उन्होंने चारधाम यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा चल रही है, बहुत सारे अच्छे वीडियोस यात्रा मार्गों के सामने आ रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे मामले भी हैं, कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जिसमें गंदगी साफ तौर से दिखाई दे रही है, जो गलत है। हमारे देश में उत्तराखंड के चार धाम की पवित्र यात्रा चल रही है। चार धाम और खासकर केदारनाथ में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लोग अपनी चारधाम यात्रा के सुखद अनुभव शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा कि श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं। लेकिन साथियों, इन शिकायतों के बीच कई अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। जहां श्रद्धा है वहां सृजन और सकारात्मकता भी है। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बाबा केदार के धाम में दर्शन पूजन के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं। कोई अपने ठहरने के स्थान के पास सफाई कर रहा है, तो कोई यात्रा मार्ग से कूड़ा कचरा साफ कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की टीम के साथ मिलकर कई संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन भी वहां काम कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के रहने वाले श्रीमान मनोज बैंजवाल जी से भी आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। मनोज जी ने पिछले 25 वर्षों से पर्यावरण की देखरेख का बीड़ा उठा रखा है। वो स्वच्छता की मुहिम चलाने के साथ ही पवित्र स्थलों को प्लास्टिक मुक्त करने में भी जुटे रहते हैं। वहीं गुप्त काशी में रहने वाले सुरेंद्र बगवाड़ी जी ने भी स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना लिया है। वो गुप्त काशी में नियमित रूप से सफाई कार्यक्रम चलाते हैं, और मुझे पता चला है इस अभियान का नाम भी उन्होंने मन की बात रख लिया है। ऐसे ही देवर गांव की चंपा देवी जी पिछले 3 साल से अपने गांव की महिलाओं को कूड़ा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट सिखा रही है। चंपा जी ने सैकड़ों पेड़ भी लगाए हैं, और उन्होंने अपने परिश्रम से एक हरा भरा वन तैयार कर दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में महिला स्वयं सहायता समूह के बेहतरीन काम का जिक्र किया और कहा, तंजावुर डॉल समेत खिलौने और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना रही हैं महिलाएं, और इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। पीएम ने लोगों से अपील की है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा दें, और इससे आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के जोशीमठ की रहने वाली छात्रा कल्पना का उदाहरण भी दिया। क्या कहा उन्होंने इस दौरान? साथियों, हमारे देश में कई सारी भाषाओं, लिपियों और बोलियों का समृद्ध खजाना है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहनावा, खान पान और संस्कृति, ये हमारी पहचान है। ये डाइवर्सिटी, ये विविधता एक राष्ट्र के रूप में हमें अधिक सशक्त करती है
और एकजुट रखती है। इसी से जुड़ा एक बेहद प्रेरक उदाहरण है एक बेटी कल्पना का, जिसे मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। उनका नाम कल्पना है, लेकिन उनका प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना से भरा हुआ है। दरअसल कल्पना ने हाल ही में कर्नाटका में अपनी 10वीं की परीक्षा पास की, लेकिन उनकी सफलता की बेहद खास बात यह है कि कल्पना को कुछ समय पहले तक कन्नड़ा भाषा ही नहीं आती थी। उन्होंने न सिर्फ 3 महीने में कन्नड़ा भाषा सीखी, बल्कि 92 नंबर भी मिला करके दिखाए। आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। उनके बारे में और भी कई बातें ऐसी हैं जो आपको हैरान भी करेगी और प्रेरणा भी देगी। कल्पना मूल रूप से उत्तराखंड के जोशीमठ की रहने वाली है। वे पहले टीबी से पीड़ित रही थी और जब वे 3री कक्षा में थी तभी उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। कल्पना बाद में मैसूरू की रहने वाली प्रोफेसर तारामूर्ति के संपर्क में आई, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें प्रोत्साहित किया बल्कि हर तरह से उनकी मदद भी की। आज वो अपनी मेहनत से हम सब के लिए एक उदाहरण बन गई है। मैं कल्पना को उनके हौसले के लिए बधाई देता हूँ। तो पीएम मोदी के मन की बात के कुछ अंश हमने आपके सामने रखे। अब आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा से खबर है। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्रसिद्ध चितई मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना की, दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, व्यवस्थाओं को देखा परखा और सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए सरकार प्रयासरत है। खुशी की बात यह है कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज अब शुरू हो गया। यहाँ पे फैकल्टी की थोड़ा जो कमी है वो भी अब पूरी कर दी जाएगी और असिस्टेंट प्रोफेसरों के लगभग 340 पद हमने विज्ञापन कर दिए हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि जुलाई तक असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे चारों मेडिकल कॉलेजों को मिल जाएंगे और सबसे पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति जो है अल्मोड़ा में करने जा रहे हैं ताकि अल्मोड़ा कॉलेज हमारा अच्छा हो। रुद्रप्रयाग से बड़ी जानकारी है कि 7 ट्रैकर जो फंसे हुए थे, जो कहीं लापता हो गए थे, उनकी लोकेशन मिल गई है। 4 ट्रैकर्स हैं, 3 पोर्टर हैं जो सुरक्षित पाए गए हैं। ये बड़ी राहत वाली खबर है। मध्य महेश्वर पांडव शेरा ट्रैक पर फंसे ट्रैकर्स लापता हुए थे। देखिए उनकी तस्वीर जो उन्होंने साझा की है आपके सामने हम रख रहे हैं। 7 जो ट्रैकर्स लापता हो गए थे, जिसके बाद से हड़कंप मच गया था। आप देखिए उनकी तस्वीर आपके सामने है। एसडीआरएफ की टीम अब इन तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने टिहरी डैम टॉप से 24 घंटे लोकल लोगों की आवाजाही के फैसले से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। लोगों ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री और सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। आपको बताएं कि टीएचडीसी ने डैम की सुरक्षा को देखते हुए डैम के टॉप पर वाहनों की आवाजाही को रात में बंद करने का फैसला लिया था, जिसके चलते लोगों को 0 पॉइंट से करीब 1 घंटे अतिरिक्त समय लगता था। अब बड़ी राहत लोग महसूस कर पा रहे हैं। बड़कोट से बड़ी जानकारी है। भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल के खिलाफ तहरीर दी गई है। देखिए एसडीएम सोहन सिंह सैनी ने पुरोला थाने में ये तहरीर दी है। एसडीएम पुरोला ने विधायक से जान का खतरा बताया है और तहरीर के आधार पर पुरोला पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। एसडीएम का आरोप यह है कि विधायक अवैध काम करने के लिए दबाव बनाते हैं, प्रेशर डालते हैं और अतिक्रमण हटाने को लेकर भी दोनों के बीच में विवाद हो चुका है पहले। कर्णप्रयाग से बड़ी जानकारी है। अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की गई है। आबकारी निरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में छापा मारा गया है। भारी मात्रा में शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। छापेमारी वहां पर की गई है। अवैध शराब के खिलाफ ये छापेमारी और आबकारी निरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में ये छापा मार कार्रवाई यहां पर हुई है।
भारी मात्रा में शराब के साथ ही एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, ऐसी भी जानकारी है, उससे पूछताछ होगी। अल्मोड़ा में इस वक्त पेयजल संकट बना हुआ है। दरअसल पेयजल लाइनों से गंदा पानी आ रहा है जो पीने लायक नहीं है, जिस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। रेलापाली वार्ड में बीती देर रात तक पानी के लिए लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों से अल्मोड़ा में पढ़ाई करने आए छात्र छात्राओं का कहना यह है कि नलों में साफ पानी नहीं आ रहा, जिससे वो बेहद परेशान हो चुके हैं। पानी की तो बहुत दिक्कत आ रही है। आजकल तो पेपर का टाइम भी है तो पेपर भी चल रहे हैं। 3-4 घंटे यहाँ लाइन में लगने के बाद ही पानी का नंबर आता है, पानी आ भी नहीं रहा है। और तो फिर 3-4 घंटे लगने के बाद बच्चे पढ़े या पानी भरे, ये दिक्कत है। 30 मई को होने जा रहे सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर हरिद्वार में पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। सोमवती अमावस्या स्नान पर हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की पूरी उम्मीदें हैं और चारधाम यात्रा भी इस वक्त चल रही है। ऐसे में इस बार भीड़ भी ज्यादा ही रहने वाली है, ये प्रशासन का कहना है। और इसी को लेकर पुलिस ने पहले से तैयारियां कर ली हैं। जाम की स्थिति से निपटने के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया है। रामनगर में अवैध खनन की शिकायतों पर तराई पश्चिम वन प्रभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएफओ ने वन कर्मियों की 4 टीमें गठित कर दी हैं। ये टीम अलग अलग क्षेत्रों से अवैध खनन के मामले पर कार्रवाई कर रही है और इस दौरान 10 डंपरों को भी पकड़ लिया गया। सभी डंपरों को सीज कर लिया गया। जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा रही है। अल्मोड़ा में जिला अधिकारी वंदना सिंह ने विकास खंड हवलबाग के कई ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के साथ लोगों की समस्याओं को सुनने का काम किया और समस्याओं पर चर्चा करके मौके पर निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। गर्मी के मौसम में देहरादून के दून अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर रोज करीब 800 मरीज ओपीडी में देखे जा रहे हैं। वहीं अगर कोरोनेशन अस्पताल की आप बात करते हैं तो जिला अस्पताल बनने के बाद यहां भी हर रोज करीब 800 मरीज अपने इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। यह संख्या पिछले कुछ दिनों के मुकाबले दोगुनी है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बीडी पांडे जिला अस्पताल में 100 बेड के प्राइवेट वार्ड का उद्घाटन किया और 100 बेड वाले इस प्राइवेट वार्ड में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही निजी कमरे भी उपलब्ध हैं। वहां पर पहुंचे और जब उद्घाटन किया, ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 100 बेड वाला ये प्राइवेट वार्ड है जहां पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और उद्घाटन किया। और उधर नैनीताल से भवाली की तरफ जा रही टवेरा गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से चालक की दर्दनाक मौत की खबर है। हादसा मनसा देवी मंदिर के पास बीती रात को हुआ और ये जानकारी मिल रही है कि हादसा बहुत दर्दनाक था, चालक की मौत हो गई। मैंने ही प्रथम दृष्टया टॉर्च से देखा कि जो चालक था उसकी तत्काल ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी पत्थर में टकराने की वजह से। और इसके बाद पीआरडी के जवान भी घर को जा रहे थे, उन्होंने नीचे उतरे और उन्होंने भी सहायता करी और उसके बाद ग्रामीण और ये टैक्सी चालक परिसंघ के ये सदस्य हमारे चालक भाई बंधु, इन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद उस चालक का जो शव था ऊपर रोड पर पहुँचाया और बाकी फायर डिपार्टमेंट वालों ने पूरी मशक्क़त के साथ उस शव का रेस्क्यू किया।